हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है आप सभी का उच्च शिक्षा विभाग के इस ई लर्निंग पोर्टल पर। मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम द इंस्टीट्यूट फॉर एक्सेलेंस इन हायर एजुकेशन, आज आपके सामने एक नया विषय लेकर आई हूँ जो कि है वित्तीय प्रबंधन। डियर स्टूडेंट्स, हम इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में जानेंगे कि किस प्रकार हमें वित्त, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसका प्रबंधन करना है। सो चलिए देखते हैं हमारे आज के विषय को। जो कंटेंट हम कवर करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, वो होंगे लर्निंग आउटकम्स। हम जानेंगे कि आप इस लेक्चर के बाद क्या क्या सीखेंगे। We'll be discussing about the introduction of financial management, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन का एक परिचय। हम जानेंगे कि उसका स्कोप, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उसके बाद हम उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। उसके बाद जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जितने भी डिसीजंस इन्वॉल्व हैं, निर्णय एवं कार्य, उनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो भी अप्रोचेस हैं, क्या दृष्टिकोण हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, एक वित्तीय प्रबंधक जो है उसका क्या रोल होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक ऑर्गेनाइजेशन में। फिर मैं आपको प्रोवाइड करूंगी कि कौन कौन से लिंक्स जो हैं वो आप इनको फर्दर आगे पढ़ सकते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। रेफरेंसेस और असेसमेंट अर्थात आपका मूल्यांकन भी आज इसी लेक्चर के दौरान ही होगा। तो चलिए देखते हैं हमारे जो टॉपिक्स हम कवर करने जा रहे हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो इसमें हम जानेंगे आफ्टर स्टडिंग दिस लेक्चर डियर स्टूडेंट्स, यू विल बी एबल टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अर्थात वित्तीय प्रबंधन के जो वैचारिक ढांचा है उसको आप समझ सकेंगे। उसके बाद यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है आप उसको जानेंगे। उसके बाद you will be able to identify the approaches in financial management। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कौन कौन से अप्रोचेस हैं, कौन कौन से दृष्टिकोण जो हैं वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप जिनका ध्यान रखना है, आप उनकी पहचान कर सकेंगे। you will be able to apply the decisions involved in financial management, अर्थात इस लेक्चर के बाद आप जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत आने वाले जो भी डिसीजंस हैं उनके बारे में आप उनको अप्लाई कर सकेंगे अपने निजी जीवन में भी। उसके बाद यू विल बी एबल टू एनालाइज कि एक फाइनेंशियल मैनेजर जो है उसका क्या रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन में। चलिए हम देखते हैं हमारा जो कंटेंट है, अनुक्रमणिका जो हमारा कंटेंट है उसमें विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, अप्रोचेस एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स और उसके फंक्शंस जो हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट उनकी भी चर्चा करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन दी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसके बारे में भी जानेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आ सकता है। देन व्हाट आर द पिलर्स ऑफ फाइनेंस फंक्शंस, और जैसा कि हमने जाना कि फाइनेंशियल मैनेजर जो है उसका क्या रोल होता है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। देन एक समराइजेशन होगा। उसके बाद आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट आप और कौन कौन सी बुक्स से पढ़ सकते हैं, और उसके बाद वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट हॉट्स और आपका असेसमेंट यही होगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि आपका जो प्रीवियस नॉलेज है, आपने लास्ट अपने क्लासेस में बीकॉम फर्स्ट ईयर में, बीकॉम सेकेंड ईयर में जो भी कुछ पढ़ा है, जो भी आपको जितना भी नॉलेज है उसका एक ब्रिज जो है वो हम आज क्रिएट करते हैं कि आपकी प्रीवियस नॉलेज को अभी के लेक्चर में हम किस तरीके से लिंक करेंगे। तो वील बी डिस्कसिंग अबाउट दैट। डियर स्टूडेंट्स, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो आपको ना सिर्फ बिजनेस में बल्कि आपकी व्यक्तिगत जो लाइफ है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में डियर स्टूडेंट्स क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में हम देख लेते हैं। यू हैव डिस्कस्ड अबाउट इनकम एंड एक्सपेंसेस, हमने इनकम्स और एक्सपेंसेस के बारे में जाना। हमने जाना कि प्रॉफिट्स और लॉसेस, आपको नॉलेज है कि प्रॉफिट्स क्या होते हैं, लॉसेस क्या होते हैं, आपको उसका भी आइडिया है। देन आपको ये भी पता है कि बिजनेस में एसेट्स और लाइबिलिटीज अर्थात संपत्ति और दायित्व जो होते हैं, आपको बिजनेस के बारे में, आपको उनके बारे में भी नॉलेज है। तो अब हम आगे देखेंगे कि लर्नर्स, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आपको जो पॉकेट मनी मिलता है जिसका आप पूरे माह, संपूर्ण माह उसका उपयोग करते हैं, तो उसका जो समुचित उपयोग करना वो क्या कहलाता है। दैट मीन्स द पॉकेट मनी विच यू आर गेटिंग, हाउ डू यू स्पेंड योर पॉकेट मनी ऑन, किस तरीके से आप उस पॉकेट मनी को बेहतर तरीके से स्पेंड करते हैं। तो आप डेफिनेटली समझ गए होंगे कि
कहीं ना कहीं फाइनेंस की बात हो रही है और उसमें आपका पैसा, उसका आपका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन और ये सभी चीज़ों की बात हो रही है। तो जी हाँ, इसी को हम सरल शब्दों में कहते हैं वित्तीय प्रबंधन। तो चलिए हम देखते हैं। बेसिकली मैं आपको मेरी एक फ्रेंड है, उनसे मिलवाना चाहूँगी। शी इज़ अवनी। ये अवनी जो है वो स्वयं का एक व्यवसाय स्थापित करना चाहती हैं और उस व्यवसाय को स्थापित करने हेतु वो ये चाहती हैं कि आप या हम मिलकर उन्हें वित्तीय प्रबंधन की जो अवधारणाएं हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बारे में बताएं। तो अवनी, क्या आप तैयार हैं? डेफिनेटली हम चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। तो सबसे पहले हमने जो अवनी ने हमसे बात की थी कि वो फाइनेंस के बारे में जानना चाहती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अवनी के साथ साथ मैं आपको भी ये बताना चाहूँगी कि जो फाइनेंस है दैट हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र से हमने इसको ओरिजिनेट किया है इस सब्जेक्ट को। फाइनेंस इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ मैनेजिंग मनी, अर्थात वित्त का जो प्रबंधन होता है, मतलब अर्थात जो भी हम पैसे को हम मैनेज करते हैं उसी को हम यहाँ पे फाइनेंस कहा जाता है। और उसके बाद इट इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जितनी भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, जहाँ भी पैसा इन्वॉल्व है, जहाँ भी प्रॉफिट्स इन्वॉल्व हैं, वहाँ डेफिनेटली जो है उसमें पैसे का, फाइनेंस का बहुत बड़ा एक रोल है। देन इट इंक्लूड्स कैश, बैंक। आपने सुना होगा कि फाइनेंस में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, कैश, बैंक, इन्वेस्टमेंट्स, फंड्स, ये सभी चीज़ें फाइनेंस में इंक्लूड की जाती हैं। उसके बाद इट इज़ द मैनेजमेंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। ये जो इसमें फाइनेंस की जहाँ भी बात आती है वहाँ पे वेदर इट इज़ योर पर्सनल लाइफ और वेदर इट इज़ योर बिजनेस लाइफ, आप जिस भी तरीके से आप बात करेंगे वहाँ पे वित्त का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर आपने वित्त का मैनेजमेंट और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं किया, इन दैट केस बिजनेस में आपको काफ़ी लॉसेस बेयर करने पड़ सकते हैं। सिमिलरली आप अपने जो पॉकेट मनी की बात हमने की थी, अगर वहाँ भी आपने उसका पॉकेट मनी का एक इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान भुगतना पड़ेगा। सो दैट वेज बात करेंगे कि किस तरीके से मैनेजमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ मनी इज़ मस्ट। यस, अब अवनी जो हैं वो शी इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट दी फाइनेंस। तो यस डियर स्टूडेंट्स, अवनी जो हैं शी इज़ इंटरेस्टेड टू नो मोर, वो और वित्त के बारे में जानना चाहती हैं। तो चलिए देखते हैं हम किस प्रकार जो वित्त है वो हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो अब हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। डियर स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्राइजेज ऑफ टू वर्ड्स विच इज़ फाइनेंस। फाइनेंस अर्थात ट्रांजैक्शंस विच आर रिलेटेड टू मनी, जो भी ट्रांजैक्शंस, जो भी लेन देन जो मनी से रिलेटेड होता है, दैट मीन्स वो है फाइनेंशियल नेचर। उसके बाद हम बात करेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब है टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कंट्रोल, सो दैट हम उसको व्यवस्थित रूप से किसी भी प्रक्रिया को हम कर पाएँ। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन ऑल मीन्स it involves planning, organizing, directing and controlling of the financial resources of the organization। जितने भी financial resources हैं किसी भी organization में, अगर हम उनकी बेहतर तरीके से planning करते हैं, organizing करते हैं, उनकी monitoring करते हैं, तो हम कह रहे हैं कि हमने वित्तीय प्रबंधन किया है। तो हम बहुत ही लोकल लैंग्वेज, बहुत ही सरल शब्दों में अगर हम इसकी बात करें तो उन सरल शब्दों में हम ये कहेंगे कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी को जब आप मैनेज करते हैं, सो दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो चलिए आगे देखते हैं कि किस प्रकार फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उसका इवोल्यूशन हुआ, किस प्रकार उसकी ग्रोथ हुई। तो प्रोफेसर एस.सी. कुच्छल द्वारा दी गई 3 डेफिनेशंस हैं डियर स्टूडेंट्स। पहली डेफिनेशन के आधार पर हम बात करेंगे। तो पहली डेफिनेशन बोलती है कि फाइनेंस इज ऑल अबाउट द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, अर्थात पहली डेफिनेशन जो बहुत पहला पुराना अप्रोच था वो कहती थी कि फाइनेंस मतलब आपको कहीं से भी पैसा इकट्ठा करना है। इट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग मनी, इट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग फंड्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो पहला डेफिनेशन है दैट इज़ फोकस्ड ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, मतलब पैसा किस प्रकार ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। उसके बाद हम देखते हैं जो दूसरी डेफिनेशन है हमारी, दैट इज़
ऑल अबाउट द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द फंड्स, अर्थात प्रोक्योरमेंट भी हो और उसका यूटिलाइजेशन भी हो। एक हाथ से हमने फाइनेंस को बिजनेस में लेकर आए और दूसरे हाथ से हम उसका एक्सपेंसेस कर रहे हैं, उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द फंड्स। तो ये हमने प्रोक्योरमेंट और यूटिलाइजेशन की बात की हमारी सेकेंड डेफिनेशन में। और हमारी जो तीसरी डेफिनेशन है, इट इज टॉकिंग अबाउट सबसे पहला आपका प्रोक्योरमेंट अर्थात फंड्स को लाना बिजनेस में, दूसरा आपका उसका यूटिलाइजेशन, जब आप उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करेंगे तभी आप बिजनेस में प्रॉफिट्स कमा पाएंगे। और उन प्रॉफिट्स को जब आप फाइनली जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको आप फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो इसमें 3 कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। पहला है प्रोक्योरमेंट, दूसरा है यूटिलाइजेशन और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स टू दी शेयर होल्डर्स। तो ये तीनों डेफिनेशन प्रोफेसर S.C. कुच्छल द्वारा दी गई हैं, दैट इंडिकेट्स द ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन दी एज अ सब्जेक्ट। अगर हम अब बात करें कि वित्तीय प्रबंधन की क्या विशेषताएं हैं, तो टॉकिंग अबाउट दी कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहली बात हम करेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो इंडिस्पेंसेबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, अर्थात ये अनिवार्य रूप से बिजनेस में किया जाना है। कोई भी बिजनेस इस पृथ्वी पर बिना प्रॉफिट्स के, बिना फाइनेंस के पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है तो उसके लिए फाइनेंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। दूसरी बात, दूसरा जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि आपने आज फाइनेंस का मैनेजमेंट कर लिया और आप कल नहीं करेंगे। आपने आज 1 महीने इस फाइनेंस को बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज किया और अगले महीने से उस फाइनेंस को यूटिलाइज करना छोड़ देंगे, या 1 साल मैनेजमेंट किया और नेक्स्ट ईयर यू विल नॉट डू। ऑफ कोर्स इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन, ये एक बार करने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये सतत प्रक्रिया है। सो दैट वेज इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। उसके बाद हम देखेंगे इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज सेंट्रलाइज्ड एंड परवेसिव। मैं आपको बताना चाहूंगी डियर, सेंट्रलाइज्ड मतलब केंद्रीकृत। अगर फाइनेंस जो है, आप देखेंगे बिजनेस पूरी तरह फाइनेंस के आसपास रिवॉल्व करता है। जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं फाइनेंस के या उस बिजनेस के, वो सभी वित्त के आसपास रिवॉल्व करते हैं। बिना वित्त के HR हो, मार्केटिंग हो, ऑपरेशंस हो, कोई भी और दूसरा फंक्शन फाइनेंस के बिना काम नहीं कर सकता। तो वो केंद्रीकृत फंक्शन है। और उसके बाद ये है परवेसिव इन नेचर। परवेसिव अर्थात हर समय व्याप्त रहने वाला, हर जगह, इट इज़ अ यूनिवर्सल फंक्शन। सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। उसके बाद इट इज़ बेस्ड ऑन प्लानिंग एंड कंट्रोल। आप अज्यूम करके देखें कि आपको एक पॉकेट मनी मिली है और आपने उसका बिना प्लानिंग किए उपयोग कर दिया, तो क्या वो ठीक यूटिलाइजेशन हुआ? डेफिनेटली नॉट स्टूडेंट्स। तो आप जब भी आप फाइनेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर एक प्रॉपर प्लानिंग बहुत इन्वॉल्व रहती है। और जैसा कि हमने बात की कि आपके पास फंड्स जो है, कैश जो है या पैसा जो है वो बहुत लिमिटेड होता है, उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना आपके हाथ में होता है। तो इसलिए प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर कंट्रोल, ये दोनों ही चीज़ें बहुत रिक्वायर्ड होती हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। सो इट इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद इट इज़ लेस डिस्क्रिप्टिव एंड मोर ऑफ एनालिटिकल, अर्थात जैसे हम अकाउंटिंग की बात किया करते थे, आपने डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट और सेकंड ईयर में अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा है। तो अकाउंटिंग क्या होता है? इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। हर चीज़ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, बट ऐसा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नहीं होता है। ये एक डेफिनेटली इट इज़ नॉट डिस्क्रिप्टिव, इट इज़ मोर ऑफ एनालिटिकल फंक्शन। ये एक बिजनेस का एनालिटिकल फंक्शन है। यहाँ पर विश्लेषण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद हम देखेंगे इट इज़ अ बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। जितने भी बिजनेस के डिसीजंस होते हैं, जितने भी निर्णय बिजनेस में लिए जाते हैं, वो उसके, उस बिजनेस के, उस ऑर्गेनाइजेशन के वित्त पर आधारित होते हैं। अगर हमारे पास कम फाइनेंस है तो हम कम अपने बिजनेस को एक्सपांड करेंगे, बट अगर हमारे पास ज़्यादा फाइनेंस है, हमारी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है, फाइनेंस बहुत सारा है, तो इन दैट केस वी कैन एक्सपांड इट मोर। तो डेफिनेटली ये डिसीजन मेकिंग का एक आधार होता है, निर्णय लेने का आधार होता है। लास्टली
मल्टी डिसिप्लिनरी। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंस जो है वो एक सेंट्रलाइज फंक्शन है, उसके आसपास जो हैं वो सभी फंक्शंस रिवॉल्व कर रहे होते हैं, सो दैट वेज इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी, सभी डिसिप्लिन्स को अफेक्ट करता है फाइनेंस। तो ये एक बहुविषयक होना जो है वो फाइनेंस की एक विशेषता है। अब हम बात करेंगे अप्रोचेस टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वित्तीय प्रबंधन के दृष्टिकोणों की बात करेंगे तो वित्तीय प्रबंधन में दो तरीके के दृष्टिकोण हैं, एक है ट्रेडिशनल और एक है मॉडर्न। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न जो हमारे अप्रोचेस हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच बहुत पुरानी अप्रोच है जो कि नैरो अप्रोच थी। ये इसकी शुरुआत करीब 1920-30 में हुई थी और उसके बाद होते होते धीरे धीरे 1950 तक ये रेलेवेंट रहा ट्रेडिशनल अप्रोच, जो कि थोड़ा सा नैरो अप्रोच था। इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच में पारंपरिक अप्रोच जो है उसमें कहा गया ऐसा कि आपको बिजनेस में पैसा आना चाहिए, अब किसी भी तरीके से आए, यू नीड टू गेट फंड्स इनटू बिजनेस, मतलब प्रोक्योरमेंट यहाँ का मेन ऑब्जेक्टिव रहा करता था। बट यही हम बात करें मॉडर्न फंक्शंस की, तो मॉडर्न अप्रोच कहता है ये 1950 के बाद हुआ, मतलब ये मॉडर्न अप्रोच है ये 1950 के बाद, और आज भी ये आधुनिक आज भी रेलेवेंट है ये अप्रोच। और मॉडर्न अप्रोच जो है वो एक वाइडर अप्रोच है, वो कहता है कि ना सिर्फ वित्त को प्रोक्योर करना लाना ज़रूरी है, बल्कि उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना, और जिन्होंने भी आपको फाइनेंस दिया है, जितने भी लोग हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं आपके बिजनेस के, तो उन सभी स्टेक होल्डर्स को उनके प्रॉफिट्स जो हो रहे हैं बिजनेस में उनके रिटर्न्स देना बहुत मस्ट है। सो दैट वेज हम बात करेंगे कि मॉडर्न और ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो हम बात करेंगे यहाँ के ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच के डिफरेंस की। ट्रेडिशनल अप्रोच जैसा कि मैंने बताया था इट इज़ अ नैरो अप्रोच, और मॉडर्न अप्रोच जो है वो एक ब्रॉडर अप्रोच है। फिर फोकस एरिया, यहाँ पर फोकस किस पे किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ फोकस किया जाता है कि पैसा किस प्रकार आ रहा है बिजनेस में, ओनली अबाउट द प्रोक्योरमेंट। बट यहाँ पर प्रोक्योरमेंट, यूटिलाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पर भी फोकस किया जाता है। टाइम होराइजन की बात देखेंगे तो टाइम होराइजन देखेंगे कि इट इज़ अ शॉर्ट टर्म, अर्थात उनका मतलब ये होता था, पुराने जो ट्रेडिशनल अप्रोच था उसमें पैसा आए एंड उसका उसमें से प्रॉफिट्स कमाया जाए। सो इट वाज अ शॉर्ट टर्म अप्रोच एंड हियर इट इज़ अ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, दोनों तरीके का अप्रोच है ये। टाइम पीरियड जैसा कि मैंने आपको बताया था 1920 के आसपास शुरू हुआ एंड इट कंटिन्यूड टिल 1950, परंतु मॉडर्न अप्रोच जो है वो 1950 से शुरू होके एंड इट इज स्टिल रेलेवेंट, आज भी उसकी महत्वता है। कवरेज की हम बात करेंगे तो इट इज़ नोन एज कॉरपोरेट फाइनेंस, इसे बिजनेस फाइनेंस या कॉरपोरेट फाइनेंस के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये ट्रेडिशनल अप्रोच है एंड इट इज़ अ कंटिन्यूस फाइनेंस फंक्शन, ये कंटिन्यू होने वाला, जैसे हमने बात की थी कि वो सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूस फाइनेंस फंक्शन है। फिर रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर, पहले के टाइम में पुराने जो ये पारंपरिक जो अप्रोच थी उसके आधार पर जो वित्तीय प्रबंधक हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता था, वो उसका काम ये था कि पैसा आना, और वो बाहर के लोगों से पैसा लेकर और बिजनेस में लगाने का काम करता था, दैट्स इट। बट आज की डेट में फाइनेंशियल मैनेजर का काम ना सिर्फ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन बल्कि एक्सटर्नल, दोनों के साथ एक सामंजस्य स्थापित करना उसका काम है। फिर हम बात करेंगे कि नेचर, पुराना जो पारंपरिक अप्रोच थी, जो ट्रेडिशनल अप्रोच, दैट इज फोकस्ड मोर ऑन डिस्क्रिप्टिव थिंग, अर्थात डिस्क्राइब करना या उसकी अकाउंटिंग करने पे महत्व ज़्यादा दिया जाता था। परंतु हम बात करेंगे मॉडर्न अप्रोच की, तो मॉडर्न अप्रोच इज़ मोर ऑफ एनालिटिकल, बिकॉज सारे डिसीजंस इसमें विश्लेषणात्मक अप्रोच ली जाती है, हर चीज़ का एक विश्लेषण के आधार पर डिसीजंस लिए जाते हैं फाइनेंस में। तो ये थी मॉडर्न और ट्रेडिशनल अप्रोच जिसका बीच का डिफरेंस था।
सेकेंड इज वील टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कार्य क्षेत्र, उसका जो एरिया ऑफ ऑपरेशंस है वो कितना है, उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आती है फाइनेंशियल प्लानिंग, अर्थात वित्तीय नियोजन। वित्तीय नियोजन जो है वो फाइनेंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि फाइनेंस की अगर प्लानिंग नहीं होगी तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं होगा, और यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रॉफिट्स नहीं आएंगे, एंड प्रॉफिट्स नहीं आए तो ऑर्गेनाइजेशन विल सफ़र लॉस, और वहाँ कहीं ना कहीं क्लोजर या खराब परिणाम देखे जा सकते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग। दूसरा है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग का मतलब है पूंजीकरण, ही इसको हिंदी में कहा जाता है पूंजीकरण। कैपिटल बजटिंग बेसिकली मीन्स कि पैसे का लॉन्ग टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में कहाँ कहाँ उपयोग किया जाए। फिर तीसरा है फाइनेंसिंग डिसीजंस, अर्थात सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। वित्त के कौन कौन से स्रोत अवेलेबल हैं। क्या आप पैसा खुद का अपना बिजनेस जो है वो लगाएंगे, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपका ओन्ड बिजनेस, ओन्ड मनी है, या यू विल बोरो। ओके, तो आपको ये डिफाइन करना है कि आपका खुद का पैसा होगा या बोरो करेंगे। और अगर आप बोरो भी कर रहे हैं, अगर आप किसी से ले रहे हैं, तो क्या वो शेयर्स के फॉर्म में होगा, डिबेंचर्स के फॉर्म में होगा, लोन के फॉर्म में होगा, किस तरीके का जो फाइनेंस होगा, उसके स्रोतों की जो चर्चा होती है वो भी इसके अंतर्गत आती है। उसके बाद डिविडेंड डिसीजंस। डिविडेंड डिसीजंस का मतलब है कि आपके जो भी प्रॉफिट्स आए वो आप स्टेक होल्डर्स को किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या आपकी पॉलिसी ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इज लिबरल, या आपकी पॉलिसी ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इज स्ट्रिक्ट। वो सभी चीज़ें जो सभी निर्णय लिए जाएंगे वो इसी आधार पर लिए जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये भी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है वो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप होता है। जैसा कि हमने बात की थी कि कैपिटल बजटिंग में हम लॉन्ग टर्म एसेट्स की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। यहाँ पर वर्किंग कैपिटल में हम शॉर्ट टर्म, या फिर हम बात करेंगे रूटीन अर्थात जो रेगुलर बिजनेस की एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए जो फंड्स आने हैं वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट उसका एक स्कोप के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो स्कोप है उसका, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि जहाँ भी बिजनेस है वहाँ रिस्क ऑटोमेटिकली आ जाता है। कोई भी बिजनेस बिना रिस्क के आप यू कैन नॉट इमेजिन। सो दैट वेज रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क को एनालाइज करना, उसके रिटर्न्स कितने आ रहे हैं, वो सभी चीज़ों को देखना यहाँ पर बहुत आवश्यक है। उसके बाद फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। आपने ये सभी देखा कि हमने प्लानिंग की कि हमें लॉन्ग टर्म एसेट्स में अपने फंड्स को लगाना है, कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, वो सभी चीज़ों के बारे में बात की। हमने यहाँ बात की कि पैसा आ गया, हमने प्रॉफिट्स कमा लिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। छोटे रूटीन इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उनको किस प्रकार करेंगे, रिस्क को भी मैनेज कर लिया। बट सभी चीज़ों का एक प्रॉपर रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है डियर स्टूडेंट्स। तो वो रिकॉर्डिंग जो होती है, एनालिसिस और रिपोर्टिंग इज़ वेरी मच essential scope which is there in the financial management. And last is the growth and expansion of business. Business, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, कभी भी कोई भी बिजनेसमैन ये सोचकर बिजनेस नहीं करता कि उसको इतना ही बिजनेस करना है, उसको 10 लाख का बिजनेस ही करना है, हर साल 10-10 लाख का ही बिजनेस करना है। इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक दैट। हर बिजनेस जो है वो ग्रोथ पर्सपेक्टिव के आधार पर ही बिजनेस करता है। तो बिजनेस की ग्रोथ, बिजनेस का एक्सपांशन जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कोप है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। चलिए अब आगे देखते हैं हम कौन कौन से टॉपिक्स जो है इन ऑल जो आपके थर्ड ईयर के जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक्स कवर होने वाले हैं वो है कैपिटल बजटिंग। जैसा कि हमने बताया, कैपिटल बजटिंग इन्वॉल्व करता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस को, लॉन्ग टर्म जहाँ जहाँ आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स करने हैं उनको इंडिकेट करता है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल की बात की थी हमने, दैट इज
शॉर्ट टर्म, जितने आपके करंट एसेट्स होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट्स, ये सभी चीज़ें शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल में आती हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट अर्थात स्टॉक का मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट अर्थात डेटर्स का मैनेजमेंट, पेबल मैनेजमेंट अर्थात अपने क्रेडिटर्स का मैनेजमेंट। उसके बाद सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन कौन से विभिन्न सोर्सेज हैं, क्या वो ओन फंड्स हैं या वो बोरोड हैं, और ओन्ड में भी काफ़ी सारे फंड्स हो सकते हैं, बोरोड में भी बहुत सारे, इसकी चर्चा अलग से की जाएगी डेफिनेटली। उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा बिजनेस में, उसके बाद हम जानेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है और डिविडेंड डिसीजंस क्या हैं। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपके थर्ड ईयर के सिलेबस में आते हैं, परंतु जो हमें जिस टॉपिक पे आज चर्चा करनी है वो डेफिनेटली इट इज़ ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि ये फर्स्ट यूनिट का सबसे पहला टॉपिक है, तो हम बिल्कुल बेसिक्स की बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने बेसिक्स कि फाइनेंस क्या है, उसका मैनेजमेंट क्या है, ये कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं विभिन्न अच्छे राइटर्स द्वारा कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। ये पहली डेफिनेशन है हार्वर्ड एंड अपटन की। इनके अनुसार जो वित्तीय प्रबंधन नियोजन तथा नियंत्रण को वित्तीय कार्य पर लागू करना है, अर्थात प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का जब समावेश होता है ऑन द फाइनेंस, दैट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और वित्तीय दूसरी जो डेफिनेशन है वो वेस्टन एम ब्राइम द्वारा दी गई थी। उन्होंने उनके अनुसार वित्तीय प्रबंधन वित्तीय निर्णय लेने की वह क्रिया है जो व्यक्तिगत उद्देश्यों और उपक्रम के उद्देश्यों को समन्वय स्थापित करती हैं। अर्थात जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को कंबाइन किया जाता है और एक कॉमन ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आगे बिजनेस को लेकर जाया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं, अभी हमने डिस्कस की थी कि कुछ टर्मिनोलॉजीज़ की बात की थी। डियर स्टूडेंट्स, आप इस फॉर्मेट से आप सभी लोग बिल्कुल वाकिफ़ होंगे। ये जो फॉर्मेट है ये एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, और इस बैलेंस शीट में आप देख रहे हैं यहाँ कुछ शेयर होल्डर्स फंड हैं या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, करंट लाइबिलिटीज़, प्रोविजंस, ये फिक्स्ड एसेट्स हैं, ये करंट एसेट्स हैं और ये इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो जो फाइनेंस की जो टर्म्स अभी हमने यूज़ की थी, कुछ टर्म्स थी कैपिटल बजटिंग, रिसीवेबल मैनेजमेंट, देन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वो कहाँ, उसका मतलब क्या होता है, आई विल बी टेलिंग यू दैट। तो फिक्स्ड एसेट्स में हमने बात की थी, जब आप फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो दैट इज नोन एज कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। इसी प्रकार जब आप यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसको कहा जाता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, तो दैट इज वर्किंग कैपिटल, उसका मैनेजमेंट। फिर इसके अंतर्गत वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट अर्थात स्टॉक का मैनेजमेंट, जो आपके बिजनेस में जितना भी स्टॉक है अगर आप उसको मैनेज करते हैं तो दैट इज नोन एज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। रिसीवेबल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप अपने डेटर्स का मैनेजमेंट किस प्रकार करते हैं, दैट इज रिसीवेबल मैनेजमेंट। उसके बाद हम बात करेंगे लिक्विडिटी मैनेजमेंट। लिक्विडिटी अर्थात जो भी बिजनेस में कैश है, जो भी बैंक है, इन सभी चीज़ों का जो मैनेजमेंट होता है दैट इज लिक्विडिटी मैनेजमेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को आप किस प्रकार बिजनेस में मैनेज करते हैं तो दैट इज लिक्विडिटी मैनेजमेंट। उसके बाद जो है डियर स्टूडेंट्स वो है पेबल मैनेजमेंट, अर्थात जो आपको पेमेंट्स करने हैं, जो आपके शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हैं उसका जो पेमेंट होता है दैट इज़ पेबल मैनेजमेंट। और उसके बाद है शेयर होल्डर्स फंड, और ये जितनी भी आपने बोरो की हैं इन टर्म्स ऑफ कैपिटल उसका मैनेजमेंट जो कहलाता है दैट इज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस या कैपिटल। इसी से पूरी कैपिटल स्ट्रक्चर बनती है कि कितना आपकी कैपिटल है, कितने लोन्स हैं, कितनी ओन फंड्स हैं और कितने बोरोड फंड्स हैं, ये पूरा कहलाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। और कैपिटल स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर आप खुद के फंड्स और बोरो किए हुए फंड्स का क्या कॉम्बिनेशन हो वो उसका बहुत इंपॉर्टेंट आधार होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर आपको अपना खुद का फंड सस्ता है, कहीं से लेना नहीं है, यू आर इन्वॉल्विंग योर फंड्स, दैट इज़ द मोस्ट
कन्वीनियंट वे ऑफ गेटिंग द फंड्स। इसी प्रकार अगर कहीं से लोन लिया है तो उसका कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, अगर आपने डिबेंचर्स लिए हैं तो डेफिनेटली आपको उनको इंटरेस्ट पेमेंट करना है, अगर आपने शेयर्स इशू किए हैं तो शेयर होल्डर्स को आपको डिविडेंड देना है। तो वो सभी चीज़ें कहलाती हैं cost of capital, that is the amount paid as the cost of acquiring the funds of capital structure. Capital structure में जो भी आपने funds लिए हैं उनका जो usage है that is the cost of capital. अब हम देखेंगे what are the objectives of financial management. Financial management के क्या उद्देश्य हैं, इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम इसके मेजर उद्देश्यों की तरफ बात करेंगे। पहला उद्देश्य है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है कि शेयर होल्डर की जो वैल्यू है उसको बढ़ाना। जो शेयर होल्डर्स हैं उनको हमें पेमेंट्स जो हैं, जब हम बेहतर पेमेंट्स करते हैं, शेयर होल्डर्स की वैल्यू को हम बढ़ाते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में लाभ को बढ़ाना दूसरा ऑब्जेक्टिव है। तीसरा ऑब्जेक्टिव इज फंड मोबिलाइजेशन। अगर बिजनेस में फंड आया है तो उसको एक जगह रखना नहीं है, यू नीड टू मोबिलाइज इट। आपको इसको मूव करना है, आपको इससे एसेट्स खरीदने हैं, आपको उस फंड से हो सकता है इन्वेस्टमेंट्स करने हों, आपको उस फंड्स में स्टॉक्स खरीदने हों। सो दैट वेज यू नीड टू मोबिलाइज द फंड। दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देन द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लिक्विडिटी एश्योरेंस। अगर सपोज हमने 10 लाख के फंड्स आया बिजनेस में, तो वो 10 लाख से आपने हो सकता है 8 लाख जो है वो आपने उसको फंड्स को मोबिलाइज किया, बट येस यू नीड टू एंश्योर लिक्विडिटी ऑल्सो इन द बिजनेस। तो इस लिक्विडिटी मतलब कैश भी होना बहुत ज़रूरी है बिजनेस में, लिक्विड मनी का होना भी इट इज़ वेरी एसेंशियल। सो लिक्विडिटी एश्योरेंस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके बाद इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। अगर आप फाइनेंस मैनेजर हो, अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं, सो इन दैट केस एफिशिएंसी को बढ़ाना, बिजनेस की एफिशिएंसी को इन्हांस करना, यू नीड टू फोकस ऑन कि आपके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो भी फंड्स हैं उसको प्रॉपर आप मैनेज करें एंड यू विल इन्हांस द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली हमारे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, और प्रॉफिट जो है वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का। उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है बिजनेस को आगे बढ़ाना। एंड आज की सिंस वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, तो सस्टेनेबिलिटी इज अ बिग थिंग। तो अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने सुना होगा CSR के बारे में डियर स्टूडेंट्स, तो CSR जो होता है दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको सस्टेनेबिलिटी का भी ध्यान रखते हुए आज के टाइम पे आपको बिजनेस करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने इस स्लाइड के तहत जाना कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। सो वी हैव डेल्ट विथ ऑल दीज ऑब्जेक्टिव्स। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अभी हमने बात की थी पिछली स्लाइड में कि हम कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स की भी बात करेंगे। एक है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और दूसरा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो हम देखते हैं कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है। तो आई टेल यू डियर स्टूडेंट्स इस स्लाइड के थ्रू कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है। तो पहली सिचुएशन हम यहाँ ये देखते हैं, ये एक पहली सिचुएशन है जिसमें कि आप देख रहे हैं ये हैं प्रॉफिट्स, ये हैं एसेट्स और ये हैं कैपिटल। तो ये ब्लू इंडिकेट कर रहा है प्रॉफिट। आप देखेंगे कि पहले साल में प्रॉफिट था ऑलमोस्ट 50,000, दूसरे साल का जो प्रॉफिट है वो बढ़ के 50 से इंक्रीज हो गया है, फिर तीसरे साल का प्रॉफिट और बढ़ गया और चौथे साल तक आते आते ऑलमोस्ट 1,50,000 का प्रॉफिट बिजनेस ने अर्न कर लिया है। सिमिलरली आप देखेंगे कि जो बिजनेस के एसेट्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं, तो बिजनेस के एसेट्स भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो प्रॉफिट्स हैं ये बढ़ रहे हैं एंड बिजनेस के जो एसेट्स हैं उनमें भी बढ़ोतरी हो रही है। टॉकिंग अबाउट कैपिटल, आप देखेंगे कि यहाँ कैपिटल, पहले बिजनेस में जो कैपिटल थी वो 3 लाख की कैपिटल थी, फिर बढ़ के improve हुई एंड फाइनली दैट कैपिटल इज ऑलमोस्ट 3,80,000 के आसपास की यहाँ कैपिटल है। तो आप देखेंगे कि तीनों तक की तरह एक ग्रोथ का सिग्नल है। तो जब आपके प्रॉफिट्स
कैपिटल, आपके एसेट्स सभी बढ़ रहे होते हैं, तो दैट इज यू आर मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ द बिजनेस. आई थिंक दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज अंडरस्टूड टू यू ऑल. अब हम देखेंगे व्हाट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सिर्फ प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन कैसे किया जाता है. तो आप देखेंगे कि यहाँ प्रॉफिट्स जो हैं उसके फिगर्स हैं 50,000, फिर उसके बाद बढ़ा और इम्प्रूव हुआ, इस तरीके से वो 1 लाख तक बढ़ा और उसके बाद फाइनली 2 लाख. तो किस तरीके से प्रॉफिट्स जो हैं वो एक ग्रोथ को इंडिकेट कर रहे हैं. तो ऑफ कोर्स आपने देखा दिस इज नोन एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अर्थात प्रॉफिट्स तो बढ़ रहे हैं, दैट इज देयर, बट हो सकता है वो जो प्रॉफिट्स जो हैं वो एसेट्स को सेल करके आया हो सकता है वो प्रॉफिट्स कहीं ना कहीं कैपिटल को रिड्यूस करने के बाद आया हो. सो दैट वेज आप देखेंगे अब यहाँ पर आपने देखा कि एसेट्स जो हैं वो 2 लाख फिर कम हो गए. यहाँ एसेट था 2 लाख का, देन इट हैज़ रिड्यूस्ड, फिर और कम हुआ, और इस तरीके से ये एसेट्स के फिगर में एक कमी देखी गई. इट इज़ अ डिक्लाइन. देन टॉकिंग अबाउट द कैपिटल, आप देखेंगे कैपिटल में भी इनकंसिस्टेंट बिहेवियर है, कहीं बढ़ा है फिर कहीं कम, फिर कहीं बढ़ा और फिर ऐसे. तो दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज नोन एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जहां सिर्फ प्रॉफिट्स की बात की जाती है. और जैसा कि हमने देखा था वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में, यहाँ पर शेयर होल्डर जो होते हैं, शेयर होल्डर जो हैं उनकी वेल्थ की बात की गई है, उनको उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करने की बात की गई है, अर्निंग पर शेयर वो बढ़े उसकी बात की गई है. एंड दिस पर्टिकुलर इज वाइड कॉन्सेप्ट, और ये जो कॉन्सेप्ट है दिस इज अ नैरो कॉन्सेप्ट. आई थिंक ये सिचुएशन जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की, ये दोनों सिचुएशंस इज क्लियर टू यू ऑल. तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि वाई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज़ अ बेटर ऑब्जेक्टिव. अभी हमने इनिशियली जब मैं आपको कंटेंट्स बता रही थी तो मैंने आपको बताया था इस पे डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप ये बिल्कुल अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझें कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो एक बेटर ऑब्जेक्टिव क्यों है. हमने अभी बात की कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है ये इट फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है दैट फोकस एम्फेसिस ऑन लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन. यहाँ पर शॉर्ट टर्म की बात की गई है, यहाँ लॉन्ग टर्म की बात की गई है. कोई भी बिजनेस डियर स्टूडेंट्स कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं किया जाता. हर बिजनेस में लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, लंबे समय तक बिजनेस में प्रॉफिट आता रहे, लंबे समय तक वो बिजनेस कंटिन्यूसली चलता रहे, उस पे फोकस किया जाता है. तो हम यहाँ देखेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमने देखा कि एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, और जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है वो एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है. अब हम जानेंगे यहाँ पर कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में ऐसी क्या कमियाँ हैं जिसकी वजह से हम इसको एक बेटर ऑब्जेक्टिव नहीं कह सकते. सो वी वर डिस्कसिंग कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है इज़ अ शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट, अर्थात छोटे समय के लिए, छोटे ड्यूरेशन के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात की जाती है. बट अगर आपको बिजनेस को बड़ी तौर पे रन करना है, बहुत लंबे समय के लिए रन करना है, सो इन दैट केस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अ बेटर ऑब्जेक्टिव. दूसरा हमने देखा कि इट इज़ अ वेग कॉन्सेप्ट. वेग कॉन्सेप्ट अर्थात डियर स्टूडेंट्स आपने बिल्कुल पढ़ा होगा अपने फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा होगा कि प्रॉफिट जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट भी हो सकता है, नेट प्रॉफिट भी हो सकता है. इसी तरीके से प्रॉफिट का जो एक कॉन्सेप्ट होता है वो अर्निंग बिफोर टैक्स भी होता है और अर्निंग आफ्टर टैक्स भी होता है. काफ़ी बार अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी होता है, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी होता है. सो दैट वेज आप देखेंगे कि प्रॉफिट्स जो है वो कोई एक फिक्स एक कांस्टेंट टर्म नहीं है, इट इज़ अ वेग टर्म. बहुत सारे टाइप के प्रॉफिट्स इन्वॉल्व रहते हैं, इस वजह से हम इसको एक अच्छा ऑब्जेक्टिव नहीं मान सकते. इट इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में इग्नोर किया जाता है. आज जो 100 रुपये की वैल्यू है और आज से 10 साल जो बाद जो 100 रुपये की वैल्यू होगी, वहाँ वो जो कॉन्सेप्ट है
ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में टोटली इग्नोर कर दिया जाता है। इट डोंट कंसिडर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो CSR की कोई बात नहीं होती प्रॉफिट, क्योंकि इफ़ आई टॉक अबाउट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इफ़ मैं अपना बिजनेस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के तहत, इस ऑब्जेक्टिव के तहत रन करूँगी, तो मुझे एनवायरनमेंट से मतलब नहीं है, मुझे सोसाइटी से मतलब नहीं है, मुझे सोसाइटल बेनिफिट से मतलब नहीं है। व्हाट आई विल बी फोकस्ड विल बी, मैं अपना पूरा फोकस मेरे प्रॉफिट अर्न करने पे करूंगी। सो टेल मी स्टूडेंट्स, ये क्या सही ऑब्जेक्टिव है? डेफिनेटली नॉट। जब आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं तब आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं, तब आप एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी बात करते हैं, जब आप एम्प्लॉयज़ की के तहत जो आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं आप उसकी भी बात करते हैं, शेयर होल्डर्स ने आपके बिजनेस में जो पैसा लगाया है उसको मैक्सिमाइज करना, उनको रिटर्न ज़्यादा प्रोवाइड करना, उनकी भी बात करते हैं आप उसमें। सो दैट वीज नेक्स्ट इज इट डोंट कंसिडर द रिस्क इन्वॉल्व एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिटर्न्स। रिस्क कितनी इन्वॉल्व हुई और रिटर्न्स कितने हुए वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे उस पर फोकस नहीं किया जाता। प्रॉफिट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ एंटायर वैल्यू ऑफ द बिजनेस। अगर हम पूरे बिजनेस की वैल्यू की बात करें तो उसमें प्रॉफिट एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे पूरे बिजनेस की वैल्यू में ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बट उसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज जस्ट अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। And similarly, wealth maximization में it is a long run approach. It is a better indicator for value generation. It considers the time value of money. यहाँ पे time value of money की भी बात की जाती है, यहाँ पे corporate social responsibility उसकी भी बात की जाती है, और इसके अलावा हमें शेयर होल्डर्स को क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं, जिन्होंने भी हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उनकी वैल्यू, उनकी वर्थ किस तरीके से इम्प्रूव की जाए। एंड ऑफ कोर्स अगर शेयर होल्डर्स का वर्थ इम्प्रूव होगा डियर स्टूडेंट्स, तो बिजनेस जो है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव होगी, बिजनेस की फर्म की जो वैल्यू है वो भी इम्प्रूव होगी। सो दैट इज वाई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अ बेटर ऑब्जेक्टिव एज कंपेयर टू दी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो हमने ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसको कवर किया। आप इससे देख सकते हैं किस प्रकार प्रॉफिट जो था वो 10 लाख है दोनों जगह, यहाँ डिविडेंड 0 डिस्ट्रीब्यूट किया है, वहाँ डिविडेंड 10 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस जो है वो है 10 लाख, वहाँ कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, यहाँ शेयर्स की वैल्यू। अब आप देखेंगे फाइनली यहाँ पे प्रॉफिट पर शेयर इज 10, हियर प्रॉफिट पर शेयर इज nil, हियर डिविडेंड पर शेयर इज 0, हियर डिविडेंड पर शेयर इज 10। तो अगर ये एक बाइफर्केशन जो है वो ये दिखाता है कि किस प्रकार वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो शेयर होल्डर्स को ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है। अब हम देखेंगे व्हाट आर द फंक्शंस इन्वॉल्व्ड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अर्थात वित्तीय प्रबंधन के क्या कार्य होते हैं, कौन कौन से कार्य हैं। हमने बहुत डिटेल में सब कुछ देख लिया है। विल बी जस्ट फोकसिंग ऑन एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। मेरे बिजनेस में कितना पैसा लगेगा उसको एस्टिमेट करना इज द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो भी बिजनेस में पैसा लगना है, वेदर इट इज 10 लाख, वेदर इट इज 10 करोड़, जितना भी पैसा लगना है उसको एस्टिमेट करना सबसे पहला जॉब है। दूसरा है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। वो जो पैसा है वो जो भी हमने एस्टिमेट किया वो आएगा कहाँ से, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज होंगे, उसको प्रोक्योर किस तरीके से किया जाए। द नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर अर्थात ओन फंड्स कितना होगा और बोरोड फंड्स कितना होगा, उस स्ट्रक्चर को डिफाइन करना। डेट इक्विटी का रेशियो क्या होगा, डेट इक्विटी इसका रेशियो क्या होगा, दैट इज डिटरमाइंड अंडर दी कैपिटल स्ट्रक्चर। कितना हम बाहर से लेंगे और कितनी खुद की इक्विटी होगी। देन इवैल्यूएशन ऑफ सिलेक्शंस ऑफ द सोर्सेज ऑफ फंड्स। हमने अभी बात की थी फंड्स कहाँ से प्रोक्योर किए जाएं। हमारे पास बहुत सारे फंड्स अवेलेबल हैं, बट उसमें से बेस्ट जो सोर्स है उसको इवैल्यूएट करके सेलेक्ट करने का काम भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही होता है। उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। वंस यू हैव एस्टिमेटेड कि आपका फंड्स कितना मिलना है, उसको प्रोक्योर कर लिया, उसमें डिटरमाइन कर लिया कि खुद का इतना होगा, बाहर से इतना आएगा, एंड आफ्टर दैट यू हैव सिलेक्टेड द सोर्सेज, द नेक्स्ट स्टेप or the next function of the financial management is utilization
एंड नॉट ओनली यूटिलाइजेशन बट द इफेक्टिव, बेहतरीन उसका उपयोग जो है वो किया जाना मस्ट है. सो दैट इज़ दी वित्तीय प्रबंधन का एक और कार्य. एंड एट द एंड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ फंड्स, ताकि ये मॉनिटरिंग और कंट्रोल जो है वो इस वजह से ज़रूरी है ताकि फाइनेंस का वेस्टेज ना हो. अगर हम कंट्रोल्ड फाइनेंस यूज़ करेंगे, उस पर एक मॉनिटरिंग रखेंगे, तो हमारा फाइनेंस का बेहतर यूटिलाइजेशन हो सकता है और फाइनली हमारे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे. और अगर हमारे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, सो इन दैट केस वी विल बी एबल टू जनरेट हायर वैल्यू टू दी ऑर्गेनाइजेशन. तो ये सभी वित्तीय प्रबंधन के कार्य थे जिनकी हमने अभी चर्चा की. अब हम जानेंगे अलग अलग कौन कौन से डिसीजंस इन्वॉल्व होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में. तो डियर स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो डिसीजंस हैं, जो निर्णय हैं, कौन कौन से इन्वॉल्व हैं. सबसे पहला जो निर्णय है वो है इन्वेस्टमेंट, अर्थात मेरे बिजनेस में मुझे कितने पैसों की आवश्यकता है. दैट इज़, मैं कौन सा बिजनेस करने वाला हूं और उस बिजनेस में कितने पैसों की आवश्यकता है. दैट इज इन्वेस्टमेंट. कहाँ कहाँ मैं उसका उपयोग करूंगा. अब ये मुझे पता लग गया कि मुझे बिजनेस में 10 करोड़ चाहिए या 10 लाख रुपए चाहिए. सो दैट इज माय फर्स्ट डिसीजन. दूसरा डिसीजन इज, अब वो पैसा जो है वो आएगा कहाँ कहाँ से, फ्रॉम वेयर आई विल गेट दैट फंड्स. तो उसको कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजंस. मुझे पता है कि मेरे बिजनेस में मुझे 10 लाख की रिक्वायरमेंट है. वो 10 लाख जो रुपए हैं उसमें से मैं कितना कहाँ से लेकर आऊँगी, कहाँ कहाँ से मुझे फंड्स लेने होंगे. दैट इज़ फाइनेंसिंग डिसीजन. नेक्स्ट जो डिसीजन है दैट इज़ डिविडेंड डिसीजन. मैंने आपसे बात की कि मुझे अभी बिजनेस में चाहिए 10 लाख्स. ओके, जब बिजनेस में मुझे 10 लाख्स चाहिए, आई डिसाइडेड कि 2 लाख्स जो हैं वो मेरे पास है एंड 8 लाख्स जो हैं आई विल गेट इट फ्रॉम बाहर किसी थर्ड पार्टी से, मे बी शेयर्स, मे बी डिबेंचर्स, मे बी लोन, कहीं से भी आप लोगे. तो आपने ये एक रेशियो जो है ये डिफाइन कर लिया. ये दैट इज़ योर फाइनेंसिंग डिसीजन. आपने इसके आधार पर बिजनेस में प्रॉफिट्स अर्न करने शुरू कर दिए. जैसे ही प्रॉफिट्स आएंगे, यू नीड टू डिस्ट्रीब्यूट दोज प्रॉफिट्स टू द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, क्योंकि उन्होंने पैसा जो ये बाहर वाले जो पार्टीज थी जिनसे आपने पैसा उधार लिया था, उनको आपको प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ज़रूरी है एज इन डिविडेंड्स. So this is known as distribution function or the dividend. And last is working capital decision. तो ये working capital का decision कहलाता है जब आप short term या रूटीन नेचर बिजनेसेस में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, मे बी आपके करंट लाइबिलिटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे या शॉर्ट टर्म नेचर के जो आइटम्स होते हैं, एसेट्स होते हैं, उसमें जब आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो दैट इज़ नोन एज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है फाइनेंस का. अब हम देखेंगे व्हाट आर द पिलर्स ऑफ फाइनेंस फंक्शंस. ये डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है काफ़ी बार कि फाइनेंस फंक्शंस जो हैं उसके आधार स्तंभ या पिलर्स कौन कौन से हैं. तो ये 3 ही हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी हमने देखा था, फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट फंक्शन, अर्थात यूटिलाइजेशन, मतलब कहाँ कहाँ उसका यूज़ होना है. अगर आप छोटा सा अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं तो सोच के देखिए कि उस व्यवसाय में आप कहाँ कहाँ कितना पैसा आपको यूज़ होने वाला है. तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि इन्वेस्ट कहाँ कहाँ करेंगे. तो चलिए हम एक एक करके तीनों फंक्शंस को देखते हैं कि यूज़ कहाँ होना है, कहाँ से पैसा आएगा, और फाइनली जब पैसा आ गया तो वो प्रॉफिट हमारे पास जो जनरेट हुआ उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार करना है. तो हमने ये तीनों जो फंक्शंस हैं, पिलर्स ऑफ फाइनेंस फंक्शन, इसको एक एक करके हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट, अर्थात यूटिलाइजेशन, जिसको हम विनियोग भी कहते हैं. सबसे पहला इसमें इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत 2 चीज़ें आती हैं. एक होता है कैपिटल बजटिंग और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. डियर स्टूडेंट्स, जो इन्वेस्टमेंट जो है, जैसे हमने बोला विनियोग, मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि पैसा यूज़ कहाँ कहाँ होगा. तो पैसे का यूसेज जो है, एक होता है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस. कैपिटल बजटिंग अर्थात जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट पे आप जब पैसा खर्च करते हैं, सपोज आपने एसेट्स खरीद लिए, आपने लैंड खरीद ली, आपने बिल्डिंग खरीद ली, ये इन सभी चीज़ों पे जब आप पैसा खर्च करते हो तो उस खर्चे को कहा जाता है कैपिटल बजटिंग. एंड नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. जब आप
आपने ये फिक्स्ड एसेट्स तो खरीद लिए, बट रूटीन बिजनेस को चलाने के लिए भी कुछ पैसा चाहिए होता है। तो रेगुलर एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है, जहां आप अपना फंड्स इन्वेस्ट करते हैं, इसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, विच इज़ ऑल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है डियर स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ये एग्जाम्पल के तहत अगर बिजनेस में इस 10 लाख की रिक्वायरमेंट है, तो 10 लाख में से अगर आपको कैपिटल बजटिंग की बात करनी है, तो कैपिटल बजटिंग में आप 7 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं, अर्थात लॉन्ग टर्म एसेट्स को खरीदने के लिए, और अपने जो वर्किंग कैपिटल है उसके लिए आप 3 लाख का खर्चा कर सकते हैं। सो दैट वेज इट वाज देयर कि वो इन्वेस्टमेंट फंक्शन था। दूसरा जो फंक्शन है दैट इज फाइनेंसिंग फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं प्रोक्योरमेंट। मतलब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको 10 लाख की रिक्वायरमेंट है, पर वो 10 लाख जो है वो कहाँ से आपके पास आएगा बिजनेस में, तो उसकी चर्चा करते हैं। व्हाट इज प्रोक्योरमेंट फंक्शन? तो प्रोक्योरमेंट फंक्शन, जिसको हम फाइनेंसिंग फंक्शन भी कहते हैं, वित्तीयन भी कहते हैं, ये इसमें भी हर 2 पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, इसके भी 2 सबसेट्स, 2 फंक्शंस इन्वॉल्व हैं। पहला है फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि जब आपको पता है कि आपके बिजनेस में 10 लाख की रिक्वायरमेंट है, तो उसकी आपको प्लानिंग करनी है कि हाउ मच हैज़ टू बी बोरोड एंड हाउ मच हैज़ टू बी ओन्ड। आपका खुद का स्वयं का फंड्स कितना होगा और बोरो किया हुआ फंड्स वो कितना होगा। और दूसरा जो इसका है, नेक्स्ट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब पूंजी की संरचना, अर्थात उस कैपिटल में जो भी आप उस कॉम्पोजिशन, आपने जितना भी फाइनेंस लिया उसमें कुछ आप शेयर्स लेंगे, कुछ के डिबेंचर्स लेंगे, कहीं से कुछ लोन लेंगे, या कहीं आपने इक्विटी, प्रेफरेंस, इस तरीके के अलग अलग टाइप के शेयर्स में इन्वेस्ट किया होगा, तो उसकी पूरी संरचना क्या होगी, तो ये सभी चीज़ें कही जाती हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। ये दोनों ही फंक्शंस जो हैं वो फाइनेंसिंग के अंतर्गत आते हैं। तीसरा हम देखेंगे कि यहाँ पे आपको बात की गई है कि बोरोड कितना होगा, ओन्ड कितना होगा। अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि हमें 10 लाख की 10 लाख वॉज द रिक्वायरमेंट, तो 10 लाख में आपने बोरो करना है, सपोज 6 लाख आपके खुद के फंड्स हैं, 4 लाख, तो ये कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल प्लानिंग के अंतर्गत आता है। उस बोरो किए हुए 6 लाख में से आप कहाँ से वो बोरो कर सकते हैं। आपको लोन लेना है, इक्विटी शेयर्स में इशू करना है, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने हैं या डिबेंचर्स इशू करने हैं, वो सभी चीज़ें आधारित होती हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। तो ये हमने जाना व्हाट इज़ फाइनेंसिंग फंक्शन। अब हम जानेंगे ये वापस से ये तीनों फंक्शंस आपके सामने हैं। हम पढ़ चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है, हमने पढ़ा कि फाइनेंसिंग फंक्शन क्या है। अब हम जानेंगे कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है। तो डिविडेंड एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज बेसिकली वो फंक्शन जिसको हम कहते हैं कि आपका लाभांश जो है, उसका लाभ का अंश आप किस प्रकार उसको वितरित करते हैं। तो लाभांश के अंतर्गत आता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, अर्थात डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी कैसी होगी, आपका जो डिविडेंड देने की जो कैपेसिटी है, क्या आप उसकी लिबरल पॉलिसी रखेंगे या स्ट्रिंजेंट डिविडेंड पॉलिसी होगी, वो टोटली आधारित होती है मैनेजमेंट के डिसीजंस पर। तो डिसीजंस, जितने भी डिसीजंस डिविडेंड के लिए लिए जाते हैं, इनको कहा जाता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। और दूसरा जो होता है दैट इज रिटेन्ड अर्निंग, अर्थात कुछ तो आपको बाहर वालों को देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, और प्रॉफिट का जो भी पार्ट है कुछ आप अपने पास रखना चाहते हैं, दैट इज नोन एज रिटेंशन मनी और रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग को हम फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं। रिटेन्ड अर्निंग अर्थात जो आपके बिजनेस में आपने कुछ आपका प्रॉफिट था, उस प्रॉफिट में से कुछ आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और कुछ बिजनेस में रख लिया, दैट रिटेन्ड अर्निंग कैन बी यूटिलाइज्ड, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अगले साल एज एन कैपिटल, तो उसको फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल से। अगेन हमने देखा था कि बिजनेस में 10 लाख की रिक्वायरमेंट थी और ये सभी चीज़ें आपने पिछली स्लाइड्स में देखी। अब यहाँ देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट जो है दैट इज 1 लाख, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है। अब 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आप पूरा अगर शेयर होल्डर्स को देंगे तो आपके पास रिटेन्ड अर्निंग कुछ नहीं बचेगी। अगर आप पूरा अपने पास रख लेंगे रिटेन्ड अर्निंग के तहत, तो डिविडेंड जो है, शेयर होल्डर्स जो है वो आपसे कहीं ना कहीं ना खुश रहेंगे। सो इस तरीके से आपको एक रेशियो या एक मिक्स डिफाइन करना पड़ेगा कि आप 1 लाख को किस प्रकार यूटिलाइज करते हैं।
तो सपोज अगर आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 40,000 और रिटेन्ड अर्निंग रही 60,000, सो दिस इज नोन एज अ स्ट्रिक्ट डिविडेंड पॉलिसी, जिसमें आप डिविडेंड्स कम देना चाहते हो और रिटेन अपने पास ज़्यादा रखना चाहते हो। इसके उलट अगर हम बात करें, कुछ ऐसे भी होते हैं बिजनेसेस जहाँ पे डिविडेंड जो है वो ज़्यादा दिया जाता है और रिटेन्ड अर्निंग जो है वो कम दी जाती है, कम रखी जाती है। तो डिविडेंड यहाँ 60,000 हो गया और रिटेन्ड अर्निंग 40,000। सो मैंने दोनों तरीके की स्ट्रिक्ट और लिबरल डिविडेंड पॉलिसी की दोनों की बात की गई आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा। उसके बाद व्हाट इज़ द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। अब फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो उसका एक बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि हमने पूरा फाइनेंस का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखा उसमें कितने सारे फंक्शंस इन्वॉल्व थे, कितने सारी डिसीजन मेकिंग थी, तो वो सभी कार्य जो हैं वो फाइनेंशियल मैनेजर को करने हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहला कार्य फाइनेंशियल मैनेजर का होता है कि ये पता लगाए कि पैसा आएगा कहाँ कहाँ से, कौन कौन से स्रोत जो हैं वो फंड्स के या पैसे के, धन के, वेल्थ के कौन कौन से सोर्सेस अवेलेबल हैं उसके बारे में पता करना, ये पहला फंक्शन है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, आपके पास पैसे के स्रोत आपने पता लगा लिए कि मेरे पास पैसा शेयर से भी आ सकता है, डिबेंचर से भी आ सकता है, लोन से भी आ सकता है, उसके अलावा कुछ मेरे पास रिटेन्ड अर्निंग है या कुछ खुद के सेल्फ ओन्ड मनी है। तो ये अलग अलग स्रोत हैं, अलग अलग तरीके हैं जहाँ से पैसा बिजनेस में आ सकता है। अब उस पैसे का यूटिलाइजेशन वो कहाँ होना है, इन्वेस्टमेंट जो है उसको इन्वेस्ट कहाँ कहाँ करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट, निवेश के निर्णय लेना भी बहुत ज़रूरी है कि वो निर्णय लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें या फिर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करें। तो वो उसका निर्णय लेना जो है, वेदर इट इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, वो निर्णय लेना जो है वो भी एक फाइनेंशियल मैनेजर, ही इज़ अ फाइनेंशियल मैनेजर। ये फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो उसके लिए बहुत ही क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि इस तरीके के डिसीजंस लेना। फिर उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट जो है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है फाइनेंशियल मैनेजर का। उसके अकॉर्डिंगली उनको ये पता लगाना है कि कौन सी कौन कहाँ आपको इन्वेस्ट करोगे, कहाँ कितना रिस्क है, कहाँ रिस्क कम है। तो ऐसे एवेन्यूज़ जहाँ पे रिस्क कम हो और प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो, दैट मीन्स आपको रिस्क को मिनिमाइज करना है और आपके प्रॉफिट्स को बढ़ाना है। ये इसका एक मिक्स को फाइंड आउट करना इज़ अ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजर। उसके बाद वित्तीय नियोजन अर्थात फाइनेंस की प्लानिंग करना। आपको ये डेफिनेटली पता होना चाहिए कि इस साल आपको फाइनेंस की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन से एवेन्यूज़ हैं, कौन कौन से वेंचर्स हैं जहाँ पे आप फाइनेंस को कितना कितना फाइनेंस इन्वॉल्व होगा, इसकी पूरी प्लानिंग जो होती है वो फाइनेंशियल मैनेजर करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे तरलता प्रबंधन अर्थात लिक्विडिटी मैनेजमेंट। हमने अभी पीछे स्लाइड्स में भी बात की थी कि आपको लिक्विडिटी एश्योरेंस करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो उस लिक्विडिटी का मैनेजमेंट अर्थात लिक्विड मनी, तरलता, आपके पास कैश कितना है या कैश के बराबर की चीज़ें बिजनेस में, कैश इक्विवेलेंट्स कहते हैं उनको। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स जो हैं उसका होना भी बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज़ देयर। देन लाभांश नीति, अभी हमने बात की थी पिछली स्लाइड में ही कि कितना डिविडेंड की तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और कितना मनी रिटेन करके रखा जाए एज एन रिटेन्ड अर्निंग। ये डिसीजंस लेना भी एक फाइनेंशियल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद शेयर धारकों का मूल्य बढ़ाना, वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। तो वो भी वेल्थ किस प्रकार मैक्सिमाइज होगी वो हमने देखा था अभी कि आपको आपके जब आपने फंड्स को प्रोक्योर किया, यूटिलाइज किया, प्रॉफिट्स अर्न किया, उस प्रॉफिट को आपको अपने पास पूरा नहीं रखना है। यू नीड टू शेयर सम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स टू द शेयर होल्डर्स ऑल्सो। सो इन दैट केस शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। देन लागत पर नियंत्रण करना या कर नियंत्रण करना, लागत अर्थात कॉस्ट को कंट्रोल करना या टैक्स को मिनिमाइज करना इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। कॉस्ट को आप किस प्रकार रिड्यूस कर सकते हैं, आप ऐसे मटेरियल्स लेकर आएँ जो कि आपको सस्ते पड़ें,
प्लस अच्छी क्वालिटी के हों, आपको एम्प्लॉयज़ ऐसे हायर करने हैं जहाँ कोई नुकसान ना हो रहा हो, वो इफ़ेक्टिवली काम कर रहे हों. सो दैट वेज यू नीड टू चेक आउट एवरीथिंग. सो यहाँ पर कॉस्ट कंट्रोल करना भी फाइनेंशियल मैनेजर की जिम्मेवारी होती है. और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जितने भी डिसीजंस हैं, हमने देखा था कि इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस होते हैं, उसके इन्वेस्टमेंट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो कि लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं. शॉर्ट टर्म अर्थात 1 साल के लिए, और लॉन्ग टर्म 1 साल से ऊपर के जो जितने भी निर्णय होते हैं वो सभी एज एन फाइनेंशियल मैनेजर आपको लेना होगा. अब हम लेट्स रिवाइंड द लेक्चर. हम जानेंगे कि हमने इस लेक्चर के दौरान टोटल हमने क्या क्या चीज़ें कवर की. और हमने रिव्यू के तहत ही प्रबंधन जो है उसकी शब्दावली को जाना. कैपिटल बजटिंग क्या है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है, पेबल मैनेजमेंट क्या है, और उसके बाद हमने जाना कि सोर्सेज ऑफ फंड्स, फाइनेंस, कैपिटल स्ट्रक्चर, ये सभी हमने अच्छे से देखा. और किस तरीके से कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. सोर्स कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होगा, इट विल बी टोटली डिपेंडेंट ऑन दी कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो ये हमने जाना. अब हम देखेंगे लाइक समरी में वित्तीय प्रबंधन का परिचय एवं परिभाषा, वित्तीय प्रबंधन की अवधारणाओं की चर्चा की, वित्तीय प्रबंधन के कार्य क्षेत्र एवं उद्देश्यों की चर्चा की. उसके बाद अप्रोचेस, जो दृष्टिकोण थे, आधुनिक और परंपरागत अप्रोच, उनकी चर्चा की. फिर उसके बाद हमने वित्तीय निर्णय, जो फाइनेंस के डिसीजंस थे, पिलर्स इन फाइनेंसिंग डिसीजंस, उनकी चर्चा की. वित्तीय प्रबंधक की क्या भूमिका है उस पर हमने प्रकाश डाला. और फाइनली वित्तीय प्रबंधन की शब्दावली, जैसे कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सब क्या होता है, वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स. ये कीवर्ड्स हैं कुछ. अब हम आगे यहाँ देखेंगे लर्न मोर में. अब हम देखेंगे कि और क्या आपको सीखने की आवश्यकता है. आप उस कौन कौन से ऐसे बुक्स हैं, लिंक्स हैं, वेबसाइट्स हैं जिससे आप और बेहतर सीख सकेंगे. तो हम स्टडी मटेरियल के तहत ये जो कुछ बुक्स हैं, तो डियर स्टूडेंट्स ये कुछ बुक्स हैं जिनको आप रेफ़र कर सकते हैं अपने आगे की पढ़ाई के लिए. अपार्ट फ्रॉम दिस लेक्चर आपको इन बुक्स को रेफ़र करना चाहिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. कुछ ये लिंक्स अवेलेबल हैं, कुछ यूट्यूब के लिंक्स हैं डियर स्टूडेंट्स, कुछ स्वयं NPTEL के कोर्सेज हैं, उनके लिंक्स अवेलेबल हैं. आप इन पर जाकर बेहतर तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स की और सीख सकते हैं. देन कुछ अच्छे बुक के वेब पेजेस के लिंक्स अवेलेबल हैं. यू कैन विजिट ऑल दीज लिंक्स. अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि डू यू नो, अब हम देखेंगे डू यू नो के अंतर्गत हम देखेंगे कि द स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड इन फाइनेंस के अंतर्गत कौन कौन से स्किल्स आप आज की डेट में जो आप जो पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, वो 21st सेंचुरी है. एंड लाइक अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के युग में जी रहे हैं. तो डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सी स्किल्स आपको और रिक्वायर करनी है और एक्वायर करनी है अगर आपको फाइनेंस में मास्टरी हासिल करनी है. तो आप डेटा एनालिटिक्स का कोई कोर्स कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के कोर्सेज, फाइनेंशियल मॉडलिंग सीख सकते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, AI इन फाइनेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इन फाइनेंस उसको बारे में सीख सकते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, रेगुलेटरी एंड कंप्लायंसेस. दीज आर सम ऑफ दी इम्पॉर्टेंट कोर्सेज या टॉपिक्स जिनको आपको सीखना बहुत ज़रूरी है डियर स्टूडेंट्स. उसके बाद हम जानेंगे कि पर्सनल और कॉरपोरेट फाइनेंस, मेरा खुद का फाइनेंस और मेरे संस्थान का फाइनेंस, वो दोनों रिलेटेड तो हैं बट बहुत अलग हैं. तो ये इज़ यू शुड नो कि पर्सनल फाइनेंस एंड कॉरपोरेट फाइनेंस आर रिलेटेड बट दे आर वेरी डिफरेंट. सो यू शुड नो द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस एंड पर्सनल फाइनेंस ऑल्सो. अपार्ट फ्रॉम दैट यूजुअली द टर्म बुल मार्केट एंड बियर मार्केट, आपने सुना होगा कि बुल मार्केट है, बियर मार्केट है.
that is inspired by animal behavior, how they are behaving. Bulls are very furious, bulls हमेशा ऊपर की तरफ जाते हैं, so that is growing market. और bear market, bear बहुत शांत रहता है, वो हमेशा decline बुझा बुझा सा रहता है, सो दैट वेज बियर मार्केट इज़ अ डिक्लाइनिंग मार्केट, ये आपको पता होना चाहिए. और उसके बाद ये कुछ ग्लॉसरी है जिसके बारे में हमने चर्चा की कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, बजटिंग क्या है, वेल्थ मैनेजमेंट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड डिसीजंस, रिसीवेबल मैनेजमेंट, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने बहुत डिटेल में जाना है. प्लस आपके आने वाले जो अब और लेक्चर्स जो होंगे इस विषय के, आने वाले लेक्चर्स में भी आप इनके बारे में बहुत डिटेल में जानेंगे डियर स्टूडेंट्स. उसके बाद ये रेफरेंसेस हैं, ये रेफरेंसेस इस वीडियो को बनाने के लिए जो रेफरेंसेस लिए गए हैं वो ये बुक्स ली गई हैं. उसके बाद कुछ वीडियोस हैं वो लिए गए हैं, उनका रेफ़र किया गया है. और ये कुछ वेब लिंक्स हैं जो हमने इन सभी चीज़ों का समावेश आपके आज के इस सेशन को बनाने के लिए किया गया था. उसके बाद हम बात करेंगे मूल्यांकन. आपको हमने इनिशियली बताया था कि आपको आज के ही सेशन में आपका मूल्यांकन होगा, सेल्फ असेसमेंट होगा. तो आप सेल्फ असेसमेंट के लिए आप, आई थिंक ऑल दिस स्टूडेंट्स जितने भी लर्नर्स हैं वो सभी तैयार हैं सेल्फ असेसमेंट के लिए. तो चलते हैं हम अपने सेल्फ असेसमेंट के लिए आगे वाली स्लाइड पे. तो हम देखेंगे सेल्फ असेसमेंट का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. वित्तीय प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है. तो वित्तीय प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य है प्रोक्योरमेंट या फिर कैपिटलाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. तो अगर हम बात करें प्राइमरी गोल की डियर स्टूडेंट्स, हमने बहुत बार आपको बताया था कि किसी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है डियर स्टूडेंट्स. उसका मुख्य उद्देश्य होगा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, अर्थात संपत्ति का अधिकतमकरण जो होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स या मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस. तो ये पहला क्वेश्चन था. दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ दीज इज नॉट द डिसीजंस इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हमने 3 डिसीजंस की बात की थी. अब इसमें कह रहे हैं कि कौन सा डिसीजन नहीं है, कौन सा ऐसा है जो डिसीजंस में नहीं आता. आपने बात की थी फाइनेंसिंग डिसीजंस की, आई थिंक आपको याद आ रहा होगा. हमने बात की थी फाइनेंसिंग डिसीजन की, हमने बात की थी डिविडेंड डिसीजन की, हमने बात की थी इन्वेस्टमेंट डिसीजन की. तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होगा. यस डियर स्टूडेंट्स, आपने सही अनुमान लगाया है. द राइट आंसर इज कैपिटलाइजेशन, पूंजीकरण. अब तीसरा क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है वो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इंक्लूड्स. वर्किंग कैपिटल जो है नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो वर्किंग के लिए रिक्वायर्ड है, बिजनेस में रूटीन नेचर के लिए रिक्वायर्ड है. तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में क्या क्या आता है, रिसीवेबल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, ऑल ऑफ द अबव. आई थिंक अगेन आपको क्लियर हो गया होगा. रिसीवेबल डेटर्स का मैनेजमेंट होता है, रिसीवेबल जो है वो डेटर्स का मैनेजमेंट होता है, इन्वेंट्री स्टॉक का मैनेजमेंट होता है, और लिक्विडिटी मैनेजमेंट में कैश का मैनेजमेंट आ जाता है. ये तीनों ही चीज़ें, ये तीनों ही कॉन्सेप्ट कम्स अंडर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. सो द करेक्ट आंसर इज, आप देखेंगे करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव. तो आपने देखा कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में ये तीनों कॉन्सेप्ट टोटली कवर होते हैं. अब कुछ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस हैं, वो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हैं जो और आगे अच्छा तरीके से, बेहतर तरीके से इस फाइनेंस के सब्जेक्ट को, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सीखना चाहते हैं. तो हम देखते हैं, सबसे पहला है अपने पास के व्यावसायिक फर्म में जाएं.
आपको ये करना है डियर स्टूडेंट्स, अपने आसपास के व्यावसायिक फर्म में जाएं तथा उनके द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली वित्तीय प्रबंधन विधियों की जानकारी प्राप्त करें। आप वहां जाइए और पता कीजिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कौन सी टेक्निक्स वो लोग यूज़ करते हैं। तो दैट इज़ वन ऑफ द टास्क जो आपको करना है। दूसरा जो आपका टास्क है, पास के कुछ व्यवसायियों से चर्चा करें कि उनके द्वारा वित्त कहाँ कहाँ से लिया जाता है और उस वित्त की क्या लागत होती है। तो आप अपने आसपास के किसी किराना स्टोर में या अपने आसपास के किसी भी ऐसे बिजनेस मैन के पास जाएं और उस व्यवसायी से, उस बिजनेसमैन से पूछें कि उसने जो वित्त है वो कहाँ कहाँ से लिया है, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस, क्या उन्होंने लोन लिया है, क्या उन्होंने अपनी खुद की पूंजी है वो लगाई है, या उन्होंने कोई शेयर्स इशू, मतलब जो भी जिस भी तरीके का वित्त उनके द्वारा लिया गया है, कहाँ कहाँ से लिया गया है और उस वित्त की लागत। क्योंकि आप आगे जब आगे की यूनिट्स में जब आप पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, वित्त की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वित्त की जो लागत होती है, तो वो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे अगर आपने उनसे, उन व्यवसायियों से बात की होगी। तो तीसरा जो आपको टास्क करना है, अगर आप अपना स्वयं का व्यवसाय या अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो आप उस पूंजी की व्यवस्था किस प्रकार करेंगे और आपको इस पूंजी की व्यवस्था करने के लिए आपका डेट इक्विटी रेशियो जो है वो क्या होगा। मतलब आप बाहर से कितना पैसा बोरो करेंगे और आपकी स्वयं का पैसा कितना होगा, तो आपकी डेट कितना होगी, आपकी इक्विटी कितनी होगी। आपको कोई भी एक बिजनेस एज्यूम करना है कि सपोज आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं, उस स्टार्टअप के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, खुद का कितना होगा, आउटसाइडर्स फंड कितने होंगे। सो दैट यू नीड टू एनालाइज। अगर आप ये एनालाइज कर पाए तो डेफिनेटली डियर स्टूडेंट्स, हमारी अवनी जो है वो तो बिल्कुल रेडी है टू स्टार्टअप हर बिजनेस। क्या आप लोग भी रेडी हैं? सो नाउ आई एम रेडी टू स्टार्टअप माय ओन बिजनेस। क्या आप भी तैयार हैं डियर स्टूडेंट्स? तो यस, अगर अवनी को ये समझ में आया लेक्चर तो डेफिनेटली आपको भी फाइनेंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग प्राप्त हुई होगी। आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स, एंड कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग and do great things in your life. आपका दिन शुभ हो। Thank you so much.